तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वह संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020, इसमें क्या क्या नई बातें कही गई हैं और भारत के लिए उन बातों के क्या मायने हैं, उसी की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। ए लॉन्ग रोड, ठीक है, काफ़ी बातें जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में रखी गई हैं और काफ़ी बातें जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन फिर भी इस पॉलिसीज़ में जो कुछ भी कहा गया है उनको अचीव करने के लिए अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। ए लॉन्ग रोड। द सेंटर विल हैव टू कन्विंस का मतलब होता है किसी को राजी करना, स्टेट्स दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट्स ऑल। केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा, इस बात के लिए राजी करना होगा कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है सभी के लिए फायदेमंद है, बेनिफिट्स ऑल। The National Education Policy 2020 announced by the Ministry of Human Resource Development, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो 2020 हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, सेट्स फॉर इटसेल्फ द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। इस शिक्षा नीति ने अपने आप के लिए एक गोल निर्धारित किया है। क्या गोल निर्धारित किया है? ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, कि वर्तमान में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसे परिवर्तित किया जा सके किसके अनुरूप? टू मीट द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया, कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को जो है परिवर्तित किया जा सके, ऐसा इस पॉलिसी में आप कह सकते हो कि गोल बनाया गया है। इन ए फेडरल सिस्टम, देखो फेडरल सिस्टम क्या मतलब होता है? संघीय सिस्टम है ना। संघीय सिस्टम का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सिस्टम होता है ना जहाँ दोहरी सरकार होती है। जैसे भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो भारत में एक तो हो गई केंद्र सरकार और दूसरी होती है विभिन्न राज्य स्तर पर सरकारें होती है। तो इस तरह से जो दोहरा सिस्टम होता है ना उसके लिए हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इन ए फेडरल सिस्टम एनी एजुकेशनल रिफॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना। तो किसी भी फेडरल सिस्टम में कोई भी शिक्षा से संबंधित जो सुधार है उसे लागू किया जा सकता है ओनली विथ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तभी लागू किया जा सकता है जब उसे राज्यों का सहयोग प्राप्त हो। एंड द सेंटर हैज द जॉइंट टास्क। जॉइंट का मतलब होता है विशाल, है ना, बड़ा, बहुत बड़ा। एंड द सेंटर हैज द जॉइंट टास्क ऑफ बिल्डिंग ए कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति। और अब केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ा काम जो है, कठिन काम जो है वो ये कि एक आम सहमति निर्मित की जाए। किस बात को लेकर? ऑन द मैनी एम्बिशियस प्लान। एम्बिशियस प्लान का मतलब है एम्बिशियस प्लान का मतलब है कि भाई जो केंद्र सरकार के ये जो नई शिक्षा नीति के तहत जो विभिन्न प्लान है ना, उसके केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को अमल में तभी लाया जा सकता है जब विभिन्न राज्यों के द्वारा सहमति ली जाए। विभिन्न राज्यों को भी जो है इस पॉलिसी के लिए जो है सहमत किया जाए। द पॉलिसी इंटर आलिया एम्स टू। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, मतलब इस पॉलिसी में काफ़ी सारी बातें हैं, है ना। तो उन बातों के अलावा और कौन कौन सी और क्या है इस पॉलिसी में, है ना। तो इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। तो इस पॉलिसी में काफ़ी सारी बातों को रखा गया है। तो उन्हीं बातों में से कुछ बातें हैं जैसे कि एम्स टू एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है हटा देना बिल्कुल किसी चीज़ को। एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र या फिर अध्यापन शास्त्र, यानी कि शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश इस पॉलिसी में की गई है। और भी कई बातें की गई है इंटर आलिया, यानी कि और भी कई बातें की गई है, लेकिन इससे भी किया गया। और क्या है? स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज। इनइक्विटीज का मतलब है असमानता, है ना। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है कि भाई पूरी रचना में परिवर्तन करना, संरचनात्मक, कि हम वर्तमान में जो आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो शिक्षा तंत्र है उसमें जो असमानताएं मौजूद हैं उन असमानताओं को उस असमानताओं का पूरे सिस्टम को ही परिवर्तित करना। एक्सेस असिमेट्रीज। असिमेट्रीज का मतलब यही होता है असमानता, है ना। एक्सेस असिमेट्रीज। इस पॉलिसी में पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच।
तो इस पॉलिसी में हमने कोशिश की है, क्या कोशिश की है कि हम जो है पहुंच बनाए किसमें, कि भाई जो भी असमानताएं वर्तमान में शिक्षा तंत्र में मौजूद हैं उन असमानताओं को हटाया जाए। एंड रैम्पेंट कॉमर्शियलाइजेशन, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है व्यापारीकरण, कि वर्तमान में शिक्षा जो है ना उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण हो चुका है, तो उसको रोकने की कोशिश की गई है ना। रैम्पेंट का मतलब है कि वर्तमान में शिक्षा जो कि बिल्कुल एकदम कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है, उसका व्यापारीकरण हो चुका है, तो उस अनियंत्रित होते हुए व्यापारीकरण को जो है किसी तरह से रोका जा सके। द NEP है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट ओमनीबस, ओमनीबस का मतलब होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब है जिसमें सब कुछ समाहित हो, इज द फर्स्ट ओमनीबस पॉलिसी आफ्टर द वन इशूड इन 1986, कि सबसे पहले एक बहुत ही मतलब मेजर चेंजेस किए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वे किए गए थे 1986 में। 1986 के बाद अब 2020 में ये जो हम पॉलिसी लेके आए हैं शिक्षा से संबंधित, ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और काफ़ी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। तो एक तरीके से ये जो पॉलिसी है ओमनीबस पॉलिसी है। एंड इट हैज़ टू कंटेंड, कंटेंड का मतलब होता है संघर्ष करना, कि जो बाधाएं हैं आपके सामने उन बाधाओं को पार करना। एंड इट हैज़ टू कंटेंड विथ मल्टीपल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट इन द सिस्टम, कि वर्तमान में जो हमारा शिक्षा तंत्र है, वर्तमान में हमारा जो शिक्षा से संबंधित सिस्टम है उसमें कई सारे संकट मौजूद हैं और उन संकटों से इस पॉलिसी को संघर्ष करना होगा। इस पॉलिसी के माध्यम से उन संकटों पर हमें जो है जीत हासिल करनी होगी। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट है बात। इट इज़ नो सीक्रेट दैट प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड शॉकिंगली पुअर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम और न्यूमेरेसी का मतलब होता है एक तरीके से संख्यात्मक, है ना। न्यूमेरेसी का मतलब होता है कि जो बेसिक एबिलिटी होती है ना, गणितीय क्षमता से जुड़ी हुई जो बेसिक एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरेसी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है सभी के सामने, कोई सीक्रेट नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, रिकॉर्ड उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, शॉकिंगली पुअर लिटरेसी, कि प्राइमरी स्कूल्स में साक्षरता की दर जो है वो बहुत ही कम है। और वहाँ पर हमें क्या नतीजे देखने को मिलते हैं कि न्यूमेरेसी, कि बेसिक गणित से संबंधित जो बच्चों की क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ड्रॉप आउट लेवल्स इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स आर सिग्निफिकेंट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को बीच में छोड़ दो, है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट लेवल्स इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल, तो मिडिल स्कूल की बात करें हम और सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उन बच्चों का आंकड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर सिग्निफिकेंट। एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम, और अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ जनरली फेल्ड, तो हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित जो तंत्र है वह भी सामान्यतया असफल रहा है टू मीट द एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं, है ना, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं होती है ना, फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि भाई जैसे आप कोई प्रोग्राम हो या फिर आप कोई कोर्स में अध्ययन कर रहे हो, है ना, तो उसमें एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कई सारे सब्जेक्ट्स का होना, है ना, कि भाई जैसे आप कोई एक विशेष पर्टिकुलर आप प्रोग्राम में हो, आप ग्रेजुएट कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो या फिर कोई डिप्लोमा या कोई पाठ्यक्रम आपका है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स का होना। तो ये जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो हमारा तंत्र है जहाँ पर कई एक पाठ्यक्रम में कई सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, तो उस उच्च शिक्षा तंत्र में भी जो हमारी आकांक्षाएं थी ना, वे आकांक्षाएं हमें प्राप्त नहीं हो पाई हैं, है ना, वह भी फैल रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया कि इस पॉलिसी में सुधार करने की कोशिश की है। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स द NEPs, है ना, संरचनात्मक अगर हम बातें करें, द NEPs मेजर्स टू इंट्रोड्यूस, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, टू इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3। तो देखो वर्तमान में ये जो NEP है इसमें क्या कोशिश की गई है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3, यानी कि मतलब बच्चा जब 3 साल का होता है तभी से जो है क्या किया जा सके, उसकी शिक्षा की शुरुआत की जा सके। ऑफर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस ट्वाइस ए ईयर टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और ये जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होती हैं इनको क्या किया जाए, ट्वाइस ए ईयर, मतलब 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाए इनको, टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जिससे कि बच्चों की परफॉर्मेंस में सुधार आ सके। मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग,
मूव अवे का मतलब है दूर जाना, है ना, कि भाई मूव अवे फ्रॉम। रोट का मतलब क्या होता है? रोट का मतलब होता है, रोट लर्निंग का मतलब होता है कि वर्तमान में हमारी शिक्षा तंत्र जो है उसमें क्या है, रटने की प्रवृत्ति ज्यादा है। रोट लर्निंग मतलब रट रट के सीखना, रट रट के याद करना। तो इस शिक्षा नीति में कोशिश की गई है कि ये जो रोट लर्निंग है इससे छुटकारा पाया जा सके, इससे हम दूर जा सकें। रेज उठाना, बढ़ाना, मैथमेटिकल स्किल्स फॉर एवरीवन, कि गणितीय जो योग्यता है वह गणितीय योग्यता प्रत्येक बच्चे में जो है उस गणितीय योग्यता में सुधार आ सके, उसे जो है बढ़ाया जा सके, इसके लिए इस पॉलिसी में कोशिश की गई है। शिफ्ट टू ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम, कि वर्तमान में जो हमारा कॉलेज डिग्री सिस्टम है उसे परिवर्तित करके अब कॉलेज डिग्री सिस्टम को क्या बनाने की कोशिश की गई, 4 साल का शिफ्ट परिवर्तन करना टू ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, कि भाई ये जो ग्रेजुएट होते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट होते हैं उस अंडर ग्रेजुएट का जो है कितनी अवधि कर दी गई है उसकी, 3 से 4 साल बढ़ाने की उसको जो है कोशिश की गई है इस शिक्षा नीति में। एंड क्रिएट ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में एक आयोग बनाने की बात कही गई है। क्या उस आयोग का क्या नाम होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है रिप्रेजेंट, तो ये जो सारी की सारी बातें नई शिक्षा नीति में रखी गई हैं ये क्या दिखाती है, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मेजर चेंजेस। इनसे पता लगता है कि इस शिक्षा नीति में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड ऑन, डिपेंड के बाद में ऑन प्रीपोजिशन आता है। ये किसके बाद में क्या प्रीपोजिशन आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्लोज टेस्ट हल करते हो, तो बिल्कुल ध्यान देके पढ़ें आप, है ना। क्रूशियली, क्रूशियली का मतलब है बिल्कुल निर्णायक रूप से। प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड्स ऑन द विल, विल का मतलब है पावर, आपकी इच्छा शक्ति। टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब है खर्चा करना। द प्रोमिस्ड 6% ऑफ जीडीपी एज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो क्या प्रॉमिस किया गया है, यह प्रॉमिस किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि हमारी जो जीडीपी होती है उस जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तभी जाके ये जो हमने गोल निर्धारित किए हैं एनईपी में वो हमारे गोल पूरे हो पाएंगे। प्रोग्रेस, कि भाई हम कितनी उन्नति कर पाते हैं शिक्षा नीति के तहत, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो सरकार है उस सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है। कि भाई सरकार ने वादा तो कर दिया कि 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा, तो वास्तव में क्या खर्च किया जाएगा, तो उसी आधार पर यह डिसाइड होगा कि हम इस शिक्षा नीति में कितनी प्रोग्रेस कर पाते हैं ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक रूप से जो खर्चा किया जाता है ना, उसके लिए कहा गया है। द पॉलिसी ऑल्सो सेज, इस पॉलिसी में इस बात को भी कहा गया है, ये पॉलिसी ऐसा भी कहती है दैट वेर एवर पॉसिबल, कि जहां कहीं भी संभव हो, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स अंटिल एटलीस्ट क्लास 5, कि बच्चा जब तक बच्चा कक्षा 5वीं तक है तब तक जो है उसका माध्यम जो है ना, शिक्षा का माध्यम है वह वही रखा जाए, जैसे कि हिंदी या फिर रीजनल, है ना, कि भाई जैसे कोई मराठी बच्चा है या फिर कोई उड़िया भाषा में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसी माध्यम को जो है रखा जाए। बट प्रेफरेबली, है ना, कि कम से कम कक्षा 5वीं तक तो हो ही, और जहां तक संभव अगर हो सकता है प्रेफरेबली, है ना, इसको प्रेफरेंस दी गई है। क्या? अंटिल क्लास 8, है ना, कि कोशिश की जाए कि कक्षा 8 तक बच्चा को जो शिक्षा है उसे उसकी मातृभाषा में शिक्षा मिले, ना। 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे उसकी मातृभाषा और मदर टंग और रीजनल टंग या फिर क्षेत्रीय भाषा, है ना। तो कक्षा 5 तक, और संभव अगर हो सकता है तो कक्षा 8 तक बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। दिस इज ए लॉन्ग हेल्ड व्यू, देखो इसका क्या मतलब है, दिस इज ए लॉन्ग हेल्ड व्यू, ये एक ऐसा व्यू है, एक ऐसी बात है जो कि काफी समय से इस पर चर्चा चल रही थी ना, काफी समय से इसके बारे में सोचा जा रहा था। लॉन्ग हेल्ड का मतलब है कि काफी समय से इस बात को देखा जा रहा था, इस बात पर विचार किया जा रहा था कि जो बच्चा है उसे जो शिक्षा है वह प्राथमिक स्तर पर या कम से कम 8वीं तक या कम से कम 5वीं तक जो है उसकी शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर जो है काफी समय से विचार चल रहा था। एंड हैज इट्स मेरिट, और ये जो विचार है ना कि बच्चे को 8वीं तक या कम से कम 5वीं तक उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो ये जो विचार है, ये जो बात है, इसके अपने फायदे हैं। मेरिट्स का मतलब है उसके अपने फायदे हैं। हैज इट्स मेरिट्स ऑल्दो, यद्यपि इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स का मतलब है विविध, डाइवर्स कंट्री मतलब हालांकि भारत देश जो कि बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है, वेयर मोबिलिटी इज हाई, मोबिलिटी का मतलब है परिवर्तनशीलता, वेयर मोबिलिटी इज हाई, कि भाई भारत जो है वो देश है ना, इसमें काफी सारी परिवर्तनशीलता है, काफी सारी विविधता है।
द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन। तो ऐसे देश में किसी भी विद्यार्थी के पास ये विकल्प होना चाहिए टू स्टडी इन द लैंग्वेज, की विद्यार्थी जो है उस भाषा में अध्ययन कर सके, दैट एनेबल्स, जो कि उस विद्यार्थी को सक्षम बनाए, ए ट्रांसफर नेशनली, कि भाई जैसे मानो विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी कहीं भी ट्रांसफर होता है उसका, है ना, जैसे उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है, या फिर विद्यार्थी ही कहीं भी ट्रांसफर करना चाहता है, कभी वो गुजरात से उड़ीसा जाता है, उड़ीसा से जो है मध्य प्रदेश आता है, अगर उसका इस तरह से ट्रांसफर होता है ना, तो ऐसी भाषा में अध्ययन करने का विकल्प उसके पास होना चाहिए कि ट्रांसफर के दौरान भी उसे किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इंग्लिश हैज परफॉर्म्ड दैट रोल ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक तथ्यों के चलते, ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब है ऐतिहासिक तथ्यों के चलते हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि एक यूनिवर्सल भाषा का काम विभिन्न विद्यार्थियों के लिए कर सकती है। देयर आर सम गुड एलिमेंट्स टू द NEP 2020, कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें देयर आर सम गुड एलिमेंट्स, इसमें कई अच्छी बातें भी हैं, गुड एलिमेंट्स हैं। दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन, उसके माध्यम से क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथली हमारी शिक्षा तंत्र की जो गाड़ी है ना, बिल्कुल स्मूथली चलेगी। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। जैसे कि भाई अगर आपकी गाड़ी में ठीक तरह से अगर उसमें तेल वेल नहीं डाला गया ना, तो क्या है, घर्षण, आवाज करेगी गाड़ी, है ना, बिल्कुल स्मूथली नहीं चलेगी। एडिटोरियल बात करता है कि वर्तमान में शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से क्या होगा, हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो बिल्कुल स्मूथली रन करेगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एंड नीड ओनली एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त रिसोर्सिंग, कि वर्तमान में जो हमारा शिक्षा तंत्र है इसे बस पर्याप्त संसाधन चाहिए, पर्याप्त संसाधन अगर इसे मिलते हैं तो हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। प्रोविजन ऑफ एन एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट, देखो ये जो नई शिक्षा नीति है ना NEP 2020, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, ऑफ एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट, कि बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ये ब्रेकफास्ट के माध्यम से क्या होगा कि बच्चों को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट। इन एडिशन टू द न्यूट्रिशियस मिड डे मील, मिड डे मील तो बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा, उसके अतिरिक्त इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, कि मिड डे मील के अलावा बच्चों को ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो इससे क्या होगा, टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव बेटर लर्निंग आउटकम, इसके माध्यम से बच्चों को मदद मिलेगी कि बच्चे जो है अच्छी तरीके, टू अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स, कि हमारे आउटकम्स का मतलब है नतीजे, है ना, कि भाई ये जो सीखने के जो नतीजे हैं ये बेहतर प्राप्त हो सके, है ना, कि जो नतीजे हैं वे ज़्यादा अच्छे मिल सके हमें, है ना, कि भाई इज वन का मतलब है कि काफ़ी सारी बातें हैं, उनमें से एक बात यह भी है कि ये जो प्रावधान हमने रखा है, ब्रेकफास्ट बच्चों को दिए जाना, मिड डे मील बच्चों को दिए जाना, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि अच्छे बेहतर नतीजे जो है हमें प्राप्त होंगे। क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेश करना, समावेशन, कि एक फंड है ना, एक फंड को क्रिएट करने की बात कही गई और इस फंड को नाम दिया गया है इंक्लूजन फंड्स। इसके माध्यम से क्या होगा, टू हेल्प सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वे क्या कर सके, परस्यू, परस्यू का मतलब होता है कुछ पाना, है ना। आप भाई जैसे मैं बोलूं कि आपका गोल क्या है ना, किसे आप परस्यू कर रहे हो, आपका करियर क्या है, किसे आप फॉलो कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए हम परस्यू का प्रयोग करते हैं। एजुकेशन इज अनदर, कि भाई जो सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से जो बच्चे हैं वे अपने गोल को पा सकें, उन गोल को पाने के लिए हमने क्या किया गया है, एक इंक्लूजन फंड्स का निर्माण किया है, और इस इंक्लूजन फंड्स के माध्यम से सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की मदद की जाएगी ना। इज अनदर, ये कोई अन्य दूसरे फायदे हैं, एक तो हो गया कि ये जो मिड डे मील रखा गया है, ब्रेकफास्ट मील रखा गया है ना, इसके अलावा अन्य हो गया, दूसरा वाला फायदा हो गया ये, है ना। तो ऐसी कुछ अच्छी बातें इसमें भी जो है रखी गई हैं NEP 2020 में। वेयर द पॉलिसी फेल्स टू शो विगर, विगर का मतलब है कठोरता, कि भाई कहाँ ये जो पॉलिसी है ना, कहाँ ये पॉलिसी है, इसमें कुछ आप कह सकते हो कि कुछ बातें हैं जो ढीली है ना, कहाँ ये पॉलिसी सख्त नहीं है ना। अब उन बातों की एडिटोरियल चर्चा करता है। वेयर द पॉलिसी फेल्स टू शो विगर हाउएवर इज, वो बात क्या है, इज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सार्वभौमीकरण, सार्वभौमीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, है ना। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस का मतलब है पहुंच, बोथ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, कि भाई अगर हम बात करें स्कूल्स में या फिर हमारा जो उच्च शिक्षा तंत्र है उसमें अभी भी
सभी के हाथ में समान रूप से आप कह सकते हो कि शिक्षा नहीं आई है ना, कि भाई उसमें जो है सरकार ने बिल्कुल कठोरता नहीं दिखाई है। द राइट टू एजुकेशन, की शिक्षा का जो अधिकार है, नीड्स स्पेसिफिक मेजर्स टू सक्सीड। स्पेसिफिक मेजर का मतलब है विशेष और मेजर्स का मतलब है उपाय, टू सक्सीड, कि जो शिक्षा का अधिकार है वह शिक्षा का अधिकार वास्तव में सफल हो सके उसके लिए जो है हमें जरूरत है किस चीज की, विशेष उपायों की। मोरओवर, इससे भी ज्यादा, फी रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ। फी रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ, कि भाई ये जो विभिन्न जो फीस विद्यार्थी को भरनी पड़ती है, चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे कॉलेज लेवल पे हो, है ना, तो फी रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन सम स्टेट्स इवन नाउ। कुछ राज्यों में अभी भी जो फी को लेकर जो प्रावधान है वो अभी भी है ना, कि फी को रेगुलेट करने का जो सिस्टम है वह विभिन्न राज्यों में अभी भी मौजूद है। बट द रेगुलेटरी प्रोसेस, लेकिन फी को रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है, इज अनेबल टू रेन इन। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना। प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफा कमाना, है ना। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है गलत तरीके से मुनाफा कमाना, है ना, अवैध मुनाफा कमाना, प्रॉफिटियरिंग, है ना। इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड का मतलब है जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। डोनेशन, अभी भी हम क्या देखते हैं, डोनेशन। यहाँ पे डोनेशन का मतलब है कि भाई विभिन्न, हम क्या देखते हैं, विभिन्न जो स्कूल हैं या फिर विभिन्न जो कॉलेज हैं उनमें विभिन्न पेरेंट्स जो हैं एक तरीके से डोनेशन के नाम पर जो है, जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं होता, फीस जमा कराते हैं और इस फीस के माध्यम से मुनाफाखोरी कमाने की कोशिश की जाती है। प्रॉफिटियरिंग का मतलब हो गया एक तरीके की मुनाफाखोरी, है ना। तो विभिन्न राज्यों में ये प्रावधान तो है कि भाई फीस को रेगुलेट किया जाए, लेकिन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया इस योग्य नहीं है कि वह जो है इस मुनाफाखोरी को कंट्रोल कर सके। द आइडिया ऑफ ए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। अब देखो इस शिक्षा नीति में क्या बात कही गई है, उस शिक्षा नीति में बात कही गई है कि एक इकाई का निर्माण करने की कोशिश की है, कि क्या होगा उस इकाई का नाम, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। एक काउंसिल निर्मित करने की बात कही गई है एज एन एपेक्स कंट्रोल। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च। तो यह जो काउंसिल होगी यह एक सर्वोच्च संस्था होगी जो कि इस तरह के डोनेशंस को कंट्रोल करेगी। इज, तो ये जो संस्था होगी ना, ये जो काउंसिल होगी, इज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब है जरूर ऐसा होगा, इज बाउंड टू बी रिसेंटेड बाय स्टेट। रिसेंट का मतलब होता है नाराजगी व्यक्त करना, है ना, कड़वाहट को व्यक्त करना, है ना, अपने गुस्से को व्यक्त करना। कि भाई कभी राज्यों को क्या लगेगा, राज्यों को ऐसा लगेगा कि भाई केंद्र सरकार नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के माध्यम से हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। तो बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब है बिल्कुल पक्का है कि राज्य इस सर्वोच्च काउंसिल का विरोध करेंगे। सिमिलरली ए नेशनल बॉडी, एक अन्य राष्ट्रीय बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि ऐसा टेस्ट जिसके माध्यम से योग्यता जांची जाए, ऐसा टेस्ट जिसके माध्यम से विद्यार्थी के रुझान को देखा जाए, रुझान को जांचा जाए। वुड हैव टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब है राजी करना, द स्टेट्स ऑफ इट्स मेरिट्स। इसी प्रकार से हमने क्या किया है इस पॉलिसी में, एक एप्टीट्यूड का जो प्रावधान रखा है एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से भी केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को बताना होगा कि भाई ये अच्छी बात है एप्टीट्यूड टेस्ट का होना और इसको होना चाहिए, इसके जो है काफ़ी सारे गुण हैं, काफ़ी सारे इसके मेरिट्स हैं। इस बात के लिए भी विभिन्न राज्यों को कन्विंस करना होगा। क्यों, क्योंकि राज्यों को ऐसा महसूस हो सकता है कि केंद्र सरकार इन पॉलिसी के माध्यम से हमारे ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहती है। अमॉन्ग द मैनी इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात, है ना, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। अमंग द मैनी इम्पेरेटिव्स, कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट हैं, उनमें से कुछ बातें हैं जैसे कि द डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब है समय सीमा, टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी, यूनिवर्सल लिटरेसी का मतलब है सार्वजनिक साक्षरता दर, एंड न्यूमेरेसी, न्यूमेरेसी का मतलब है संख्यात्मक योग्यता, जो बच्चे की सामान्य गणित के सवालों को जो हल करने की जो क्षमता होती है ना उसको बोलते हैं न्यूमेरेसी। बाय 2025 शुड बी ए टॉप प्रायोरिटी, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो प्राथमिकता होनी चाहिए कि 2025 तक प्रत्येक बच्चा साक्षर हो और प्रत्येक बच्चा गणितीय दृष्टि से जो है सक्षम हो। ये हमारी समय सीमा है और इस समय सीमा को पालन करने के लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए। एज ए गोल, ये हमारा गोल होना चाहिए। दैट विल क्रूशियली, क्रूशियली का मतलब होता है निर्णायक रूप से,
डिटरमाइन, और ये जो गोल है, इस गोल को अगर हम 2025 तक पा लेते हैं, यानी कि 2025 तक हर बच्चा साक्षर हो जाता है, हर बच्चा गणितीय रूप से सक्षम हो जाता है, तो यह बात जो है, इस बात को डिसाइड करेगी, क्या डिटरमाइन करेगी ये बात? डिटरमाइन प्रोग्रेस एट हायर लेवल्स, कि भाई इसी बात से हायर लेवल पे जो प्रोग्रेस है, उच्च शिक्षा में जो प्रोग्रेस है, वह प्रोग्रेस भी जो है इसी बात से निर्धारित होगी कि हर बच्चा जो है एक तरीके से बेसिकली जो है प्राथमिक रूप से हर बच्चा जो है साक्षर हो जाए। इसके माध्यम से क्या होगा, उच्च स्तर पर हम जो बात कर रहे हैं ना, हायर लेवल पे जो बात कर रहे हैं कि भाई हायर लेवल पे कितनी प्रोग्रेस इंडिया कर पा रहा है, कितनी नहीं कर पा रहा है, तो वह हायर लेवल पे जो प्रोग्रेस है वह निर्धारित होती है किस बात को लेकर? वह इसी बात को लेकर निर्धारित होती है कि आपने यूनिवर्सल लिटरेसी को और बेसिक न्यूमेरेसी को अचीव कर लिया है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हमने बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ी सी ग्रामर। देखो, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें ना, तो ये क्या है, प्रकार है ना, इनका नाम रखने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, नाम कोई ज़्यादा महत्व रखता भी नहीं है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑर्डर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, है ना। कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3, इनको बोलते हैं हम कार्डिनल एडजेक्टिव। अब मामला क्या है, रूल जो है वो रूल ये है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर कार्डिनल। तो रूल है हमारा ओसी का, पहले आता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव और उसके बाद में आता है कार्डिनल एडजेक्टिव। तो एग्जाम्स में क्या है, हमारे कई बार जो है बस यही पूछा जाता है, मतलब गलती इसी को देके आती है कि वो क्या करता है, कार्डिनल को आगे रख देता है, ऑर्डिनल को पीछे रख देता है, जबकि ये गलत है। सही है, सबसे पहले आप ऑर्डिनल को रखोगे, इसके बाद में आप कार्डिनल को रखोगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस एब्स्ट्रूस मैनुअल मस्ट बी एडेयर्ड टू। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़, गूढ़ का मतलब होता है, जैसे हम बोले ना कि यार ये पुस्तक जो है ना, इसमें काफ़ी गूढ़ सिद्धांत है। गूढ़ का मतलब होता है जो आसानी से समझ में ना आए, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस, है ना। मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है कोई भी नियमावली, है ना, कोई भी नियमावली, कि भाई आप देखते हो ना, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसके साथ भी एक छोटा सा मैनुअल आता है, तो वो मैनुअल आपको दिशा निर्देश बताता है ना, दिशा निर्देश होते हैं उसमें, गाइड होती है एक तरीके की, उसको बोलते हैं मैनुअल। और एडेयर्ड, एडेयर्ड के बाद में अक्सर टू प्रीपोजिशन आता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, कई बार क्लोज टेस्ट में इसका बहुत बढ़िया 1 नंबर मिलता है, सीधा सीधा, है ना। तो एडेयर्ड टू का मतलब है पालन करना किसी चीज़ का। तो अब देखो इस वाक्य में हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस वाक्य में हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो मैनुअल है, ये जो मतलब बहुत ही कठिन जो मैनुअल है ना, द 2 फर्स्ट, तो यहाँ पे 2 फर्स्ट न लगा के हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आएगा कार्डिनल और इसके बाद में आएगा ऑर्डिनल। अब ये सही है, 2 फर्स्ट की बजाय हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे फर्स्ट 2 का। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस एब्स्ट्रूस मैनुअल मस्ट बी एडेयर टू, कि यह जो मैनुअल है, ये जो कठिन मैनुअल है, कठिन नहीं गूढ़ कहेंगे हम इसे, कि यह जो कठिन नियमावली है, ये जो गूढ़ नियमावली है, इसके पहले जो 2 अध्याय हैं उनका पालन बिल्कुल जरूर किया जाना चाहिए, उनका पालन। अगला देखते हैं, द लेसन्स अबाउट हाउ टू पुट आउट, देखो पुट आउट ए फायर, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, कि पाठ किससे संबंधित पाठ, की आग को कैसे बुझाया जाए, आर एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कि यार जो कहना है ना बिल्कुल